माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, चूंकि भाजपा वाले शेर बहुत पढ़ते हैं, मैं भी एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। आपने 2014 से सपने दिखाना प्रारंभ किया। जब आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुझे याद है गोवा में इन्होंने मीटिंग किया था और वहीं से सपने दिखाना प्रारंभ किया। मानना अच्छे दिन आएंगे क्योंकि मोदी जी आएंगे, और जब हम भारत की सरकार में आएंगे तो हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। क्या वो विजन 11 साल में पूरा हुआ? डबल इंजन की सरकार है, आज तक तो पूरा नहीं हुआ। मान्य जाए तो ये लोग सपनों के सौदागर, सपने दिखाने का काम करते हैं, उसको पूरा करने का काम नहीं करते। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक आज इतना प्रताड़ित हैं और वो अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं कि अब दोबारा इनको मौका देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगे। जो ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि आपकी सरकार में मंत्री थाने पर धरना दे रहे हैं। इस पे दुर्भाग्य क्या होगा कि विधायक थाने में धरना दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि पिछड़े विधायक को सत्ता पक्ष के जो सीएम साहब हैं, उनकी जात का एक अदना सा आदमी मारने का काम करता है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी ठगा महसूस कर रहे हैं, अब आपके झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। आज पीडीए के लोग जेलों के अंदर ठूस दिए गए, क्या वही अपराधी हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा, लगातार कह रहे हैं कि कौन यहां पर गुंडा है, टॉप 10 की सूची जारी करो, लेकिन सरकार ने आज तक टॉप 10 की सूची जारी करने का काम नहीं किया। एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ इनके विभाग के मंत्री जाति के हिसाब से शासनादेश निकालने का काम करते हैं। इससे दुर्भाग्य क्या है? ये प्रदेश का क्या हाल है? ये हिंदू हिंदू की बात करते हैं। हिंदू, शायद हिंदू धर्म इतना अच्छा होता तो बाबा साहब अंबेडकर को यह ना कहना पड़ता कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में ना पैदा हूं, लेकिन मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जो है हिंदू धर्म में इतनी असमानता है, मान्यवर जाए। बाबा साहब अंबेडकर जी को हम लोग जो है आभार प्रकट करना चाहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ, जिसने आजादी के पहले ही वोट का मसौदा तय करने का काम किया। मान्यवर, आपको पता होना चाहिए कि 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी जी, नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में वोट का मसौदा तय हो गया था कि भारत देश में सबको एक वोट का राइट होगा, भारत आजाद होने जा रहा है। ये बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है। और शायद बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो इस देश में आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को वोट का अधिकार न मिला होता। मान्यवर, बाबा साहब की वोट की बाध्यता को देख करके, चूंकि वोट लेना है तो फिर सबकी बात करेंगे, लेकिन क्या हाल है दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग पीड़ित हैं।
उनको मजलूम बनाया जा रहा है, आर्थिक कमजोर बनाया जा रहा है। मुझे तो गिरधर की कुंडलियां याद आती हैं कि जाति धन धरती हरि ताहि न राखो संग, जो संग राखे ही बने तो करी राख अपंग। आज इन लोगों को अपाहिज बना दिया गया, केवल मुखौटा है। लोक निर्माण किसके पास है? यहां पर बिजली किसके पास है? किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? स्वास्थ्य किसके पास है? हमारे लोग जो दलित पिछड़े हैं, किसी को समाज कल्याण का मंत्री, किसी को मछली पालन का मंत्री, किसी को पिछड़े को पशु पालन का मंत्री, किसी को पंचायत का मंत्री और किसी को कहा कि बाट माप का मंत्री, बाट माप का मंत्री। और ये लोग इसी में ताली बजाते हैं, खुश हैं इतने में गए, ये लोग इतने में खुश हैं जाए। मलाई कौन खा रहा है? तुम्हारे तो मट्ठा भी हिस्से में नहीं आ रहा है। समाज तो बहुत दूर की बात है मानव जाए। तो इस देश में बड़ा बुरा हाल होगा। अभी पुष्टाहार की मंत्री बोल रही थी, पोषण युक्त जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार दिया। मैं भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मान्यवर, मैं भी उपनेता हूं, जरा 10 मिनट तो सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पुष्टाहार का मंत्री था, मैं भी जो है समाज कल्याण का एक दुर्भाग्य है। बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा, समाज कल्याण विभाग बना है केवल दलित के लिए। बीएसपी की सरकार में मैं समाज कल्याण मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में अवधेश प्रसाद समाज कल्याण मंत्री, और भाजपा की सरकार में कभी जो है वो हमारे जो है शास्त्री जी और कभी असीम अरुण जी। दुर्भाग्य है। क्या ये दलित पिछड़े आदिवासी अच्छा विभाग संभालने लायक नहीं होते क्या? ये नजरिया बदलना चाहिए। मानो नहीं करेंगे, केवल मुखौटा बनाकर दिखाने का काम करेंगे। आज लोग ठगे जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, थाने बिक रहे हैं मान्यवर। आज राजस्व में क्या हाल है? अधिकारियों के घूस का स्वर्णिम काल चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा नहीं। आज स्वास्थ्यशालाओं का हालत जो है, सेवाओं का बुरा हाल है मानवर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। तो ये क्यों सपने दिखाने का काम कर रहे हैं? जनता जान चुकी है, बिजली में भयंकर लूट मची है मान्यवर जाए। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका दोषी कौन है? अब आप अच्छी गुणवत्ता से शिक्षा देने का काम करते तो वहां लड़कों की भरमार होती। इसका मतलब आपकी नाकामी है, इसलिए आज स्कूल बंद करना पड़ रहा है मान्यवर। इसलिए जो मैं कहना चाहूंगा, इनसे वर्तमान नहीं संभल रहा है, वर्तमान नहीं संभल रहा है तो जो है भविष्य क्या संभलेगा? अगर भविष्य संभलेगा तो 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार। माननीय धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय धीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। और देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विजन की चर्चा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शरमौली त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। देश में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हम सब पहली बार यहाँ पर बैठे हैं और भारतीय सेना ने जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर जिस प्रकार से तबाही मचाई है, उसके लिए पूरी सदन की तरफ से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर हम सब चर्चा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि कल को जब इतिहास 2047 में आगे चल के जब इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश के विकास का, तो हम जैसे लोग भी और उत्तर प्रदेश के सामान्य लोग भी ये कह पाएंगे कि इस पूरे विकास के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई थी और उस चर्चा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा
लगातार 24 घंटे तक चली थी। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी टीम और विपक्ष के साथी। अधिष्ठाता महोदय, मैं सुन रहा था, अभी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इंद्रजीत सरोज जी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई हिंदू धर्म के बारे में जिस प्रकार वो टिप्पणी करके गए। यह स्वीकार है महोदय, हर किसी को मौका मिलता है और खासतौर पे हमारे विपक्ष के साथी, उनको तो जैसे मौके की तलाश रहती है कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल सके। एक दल ने जब देश में सत्ता संभाली, हिंदू आतंकवाद की फर्जी कहानी कर दी, साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या क्या अत्याचार किया, कर्नल पुरोहित के साथ क्या क्या अत्याचार किया, साधु संतों के साथ क्या क्या अत्याचार किया, और उसका खामियाजा, उसका पाप ऐसा भुगतना पड़ा कि देश की जनता ने दिल्ली में भी और लखनऊ में हमेशा के लिए विपक्ष में बैठा दिया, और इसके बावजूद अभी तक चेते नहीं है। मैं सुन रहा था इंद्रजीत सरोज जी को, अरे अगर आपको लगता है कि आप इतना ही बोल सकते हैं तो जरा किसी और मजहब के बारे में बोलकर देखिए कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, हिंदू धर्म बहुत उदार है। आप आते हैं कुछ भी कह के चले जाते हैं। मैं तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को सुन रहा था कि शायद ये टोकेंगे, हमारे पंडित अमिताभ वाजपेयी जी, आप कैसे सुन लेते हैं? हिंदू धर्म पर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी वो करते हैं, आपने रामचरितमानस जलवाई, आपने डेंगू का, आपने मलेरिया का, अरे बैठो भाई सुनो, आपने हिंदू धर्म को बार बार हमला करने का प्रयास किया, लेकिन किसी और मजहब के बारे में अगर बोला होता तो कन्हैया लाल बना दिए गए होते। ये आप नोट कर लीजिए, ये हिंदू धर्म जो इतना उदार है, और आप बार बार बात करते हैं दलितों की, पिछड़ों की। आप कैसे भूल जाते हैं अयोध्या के मोहित खान को? अयोध्या का मोहित खान आपको याद है कि नहीं याद है? जिस मोहित खान ने दलित बेटी के साथ, जो कि नाबालिग बच्ची थी, जिसको यह भी नहीं पता था कि दुनियादारी क्या होती है, उस दलित बेटी के साथ, दलित बच्ची के साथ बार बार बलात्कार किया गया, बार बार अत्याचार किया गया, बार बार गुनाह किया गया। और उस दलित बच्ची को अगर किसी ने न्याय दिलाने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप तो उसके आंसू पोंछने भी नहीं गए, आपके अयोध्या के सांसद तो उससे मिलने भी नहीं गए। समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते हुए कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो नाबालिग बच्ची थी, उसको पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची प्रेग्नेंट है, तब ये पता चला कि उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई है। लेकिन सामने हैवानियत करने वाला हैवान मोहित खान था, इसलिए समाजवादी पार्टी खामोश हो। आप नाम देख के, अपराधियों का नाम देख के, गुनाहगारों का नाम देख के आप तय करते हैं कि आपको किसके साथ खड़ा होना। प्रतापगढ़ के भीतर दलित बेटी की हत्या कर दी जाती, हत्या करने वाला कट्टरपंथी है, समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती। और इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो बेगुनाहों पर गोली चलाता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में वो गोली खाता है, उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। और इसलिए मान्यवर, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं बड़े गर्व के साथ आज कह सकता हूं कि हम लोग देवरिया से चलते थे और लखनऊ राजधानी तक आने में हमको 7-7 घंटे लग जाते थे, 8-8 घंटे लग जाते थे। आज हम बड़े आराम से अपने देवरिया से निकलते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, और माननीय योगी जी की सरकार की कृपा है कि 3.5 घंटे के भीतर देवरिया से चल के हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम पे जाना जा रहा है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग एक एक्सप्रेस वे के लिए तरसते थे, आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे की तरफ हम बढ़े हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, गोरखपुर से हम लोग कई बार दिल्ली जाना होता था, रेलगाड़ी पकड़ते थे, बाई रोड जाते थे। आज उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार ने वो व्यवस्था दी है कि हम लोग देवरिया से निकलते हैं, 40 मिनट में गोरखपुर एयरपोर्ट पर आते हैं, और गोरखपुर एयरपोर्ट से हमें फ्लाइट मिलती है, हम 45 मिनट के भीतर दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये योगी जी की सरकार की देन है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसके साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वह उत्तर प्रदेश है, तेजी से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। मैं सुन रहा था भाई संग्राम जी को, बड़े चिंतित थे, विद्यालयों को लेकर बड़े परेशान थे। संग्राम भाई, आपने संस्कृति स्कूल, आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक स्कूल की स्थापना की गई,
दिल्ली में बहुत बड़ा स्कूल है, संस्कृति स्कूल। उस स्कूल की खूबी यह है कि वहां केवल आईएएस अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। उस संस्कृति स्कूल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में एक संस्कृति स्कूल स्थापित किया गया, जिसकी शर्त थी कि अगर आईएएस का बेटा होगा तो संस्कृति स्कूल में एडमिशन पाएगा। लेकिन योगी जी ने अटल आवासीय स्कूल खोला, जिसका शर्त है कि मजदूर का बेटा होगा तो एडमिशन पाएगा। यह अंतर है आपकी सोच का, हमारी सोच का। आप संस्कृति स्कूल आगे लेकर बढ़ते हैं, जिनके पीछे पूंजीवादी हैं, जिनके पीछे नौकरशाह हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। आज माननीय योगी जी की सरकार संस्कृति स्कूल की जगह जगह अटल आवासीय स्कूल बना रही, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बना रही। आपने रोजगार की बात की, अभी की तो बात है 60,000 से ऊपर कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, संक्षिप्त करें। 60,000 से ऊपर सिपाहियों की भर्ती हुई है। और आपने भी वो वीडियो देखे होंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव इस पारदर्शी भर्ती से इतना खुश है कि जिन बच्चों की भर्तियां हुई उनको ढोल नगाड़े के साथ उनकी ट्रेनिंग की तरफ उनको विदा कर रहा। वरना हमें तो वो भी याद आता है कि 2017 के पहले भर्ती हुई थी और बाप और बेटा दोनों सिपाही बन गए थे। इस प्रकार की भर्तियां उत्तर प्रदेश में होती थी। लेकिन 60,000 की पारदर्शी भर्ती हुई और जिसमें 13,000 से ज्यादा हमारी बहनों को मौका मिला। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा एक मौका है। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर इस जो डॉक्यूमेंट विजन है इसको मजबूत करने का प्रयास करें। मेरा निवेदन है, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जिस प्रकार से शहरों में एक पूरी मैपिंग होती है, शहरों को लेकर एक पूरा विकास का एक पैमाना, विकास का मैप बनाया जाता है, उसी प्रकार गांवों तक भी इसको पहुंचाया जाए। गांव में भी जलाशयों को बेहतर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो नाली का पानी होता है, सीवर का पानी होता है, वो भी जलाशयों में पहुंच रहा है। वृक्षारोपण को लेकर माननीय योगी जी ने बहुत क्रांतिकारी काम किया है। वन क्षेत्र बढ़ा है, ग्रीन एरिया बढ़ा है। आने वाले समय में पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती है। हम सबको इसको युद्ध स्तर पर चलाकर हमारा जो पर्यावरण है उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्यूमेंट विजन 2047 को मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोज पांडे जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अधिष्ठाता महोदय,